हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों को पता है कि प्री बोर्ड एग्जाम में छुपा हुआ है बोर्ड एग्जाम का पूरा सीक्रेट। वो क्या सीक्रेट है और किस तरीके से आप लोगों ने अगर प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो एक बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या लैंग्वेज होगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके साथ साथ में मेरे पास अलग अलग कॉलेजों के 4 पेपर हैं। इन सभी 4 पेपरों को मैं डिटेल में एनालिसिस कराने वाला हूं और इन एनालिसिस के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको दिमाग लगाना है, एक एक करके हम बात करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा और ना ही मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और आपको कैसे दिमाग लगाना है, कैसे मतलब कि पेपर को सॉल्व करना है, पूरा डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखना और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हिंट मैं देता चलूंगा जिससे कि आप लोगों को पता चल सके किस तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी हो सकती है। ठीक है ना। तो आपको बता दें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है। पहला मैं सैंपल मतलब कि ये हमारे पास प्री बोर्ड का पेपर है। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं। किस तरीके से आएंगे वो मैं बताऊंगा। दे रखा है ऑब्जेक्टिव का है पहला, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो आपको बता दें 21वीं गुणसूत्र में त्रिगुणसूत्रता के कारण, ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियाई जड़ता बोलते हैं। तो याद रखना आपके पेपर में मंगोलियाई जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम क्वेश्चंस जरूर आ सकता है। अगर डाउन सिंड्रोम नहीं आया तो देखो दे रखा है टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या थैलेसीमिया। मतलब इन चारों ऑप्शंस जो आपको लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस को आपको डिटेल में याद करके जाना है। अगर आपके पास मॉडल है तो मॉडल में से याद कर सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस मान लो नोट्स वगैरह है किसी टीचर के तो आप नोट्स में से याद कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शन ए इसका डाउन सिंड्रोम है। अगला है कॉपर्टी रोकती है, तो कॉपर्टी रोकेगी निषेचन को। ठीक है। अगला है सी, निभाग पाया जाता है। तो निभाग जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा बीजांड में। किसमें पाया जाएगा? बीजांड में। और यहीं से आपको दिमाग लगाना है कि ये तो ऑब्जेक्ट में बीजांड दे रखा है, बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। वो आपको याद करके जाना है। चेक करके देख लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। टीबी के टीके का नाम बताओ। तो देखो टीबी का टीका जो होता है वो होता है बीसीजी का टीका। ठीक है। तो टीके लगा देंगे। उसके साथ में दे रखा है डीडीटी, इसमें डीटीडी करके दे रखा है। डीपीटी आता है। डीपीटी का टीका जो होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटियस और टेटनस में लगाया जाता है। वो अगला है ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस। तो पोलियो का जो वायरस होता है उसके लिए माउथ के थ्रू 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती है वो इसमें आंसर आएगा। ठीक है। तो पहले का हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, दूसरे का हो जाएगा निषेचन, तीसरे का हो जाएगा बीजांड और टीबी वाले का हो जाएगा बीसीजी। तो चार ऑप्शन आप लोगों के हो चुके हैं। अगला है पुष्प में दल का क्या कार्य है। पुष्प में दल, देखो फूल जो होता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनका काम होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है। एक तो वो होता है। उसके साथ साथ में कीटों को आकर्षित के साथ साथ में यहाँ से क्या हो जाता है, परागण की क्रिया जो होती है वो भी संपन्न करा ली जाती है। ठीक है। अगला है निकोटिन क्या है। तो निकोटिन एक विशेष प्रकार का एल्कलॉइड होता है और आपको पता हो तंबाकू की पत्तियों से ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम बताइए। तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं और वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन निकलता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन इसके अंतर्गत आता है। तो आप आराम से नाम बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर लीडिंग पूछा गया है तो लीडिंग ना आकर हो सकता है वो सर्टोली कोशिका पूछ ले आप लोगों से कि सर्टोली कोशिका का क्या काम है। तो बताएंगे कि ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। वंशागति गति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था? सटन व वावेरी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों को बताना। अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है। हमारी एक वीडियो है बायोलॉजी एक नज़र में, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो एक नज़र में मैंने बनाकर दे दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसे आप जरूर देखना। इस वीडियो के बाद बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में वो आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। अगला है फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। तो देखो फाइलेरिया को ही हम क्या बोलते हैं? अगर हाथी पांव बोलते हैं, फील पांव बोलते हैं, श्लीपद बोलते हैं, कई सारे नामों से पूछा जा सकता है और इसको आप डिटेल में याद करके जाना। ये ऑब्जेक्ट में मतलब कि वेरी शॉर्ट में दे रखा है, आप शॉर्ट को याद करके जाना, 3 नंबर का याद करके जाना। ये पेपर में वहां से पूछा जा सकता है। और एक और बात बताते हैं, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी या बुचेरेरिया मेलाई, ये हमारा इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलेरिया का। और क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अगला है
अगला प्रश्न है तीसरे का है एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो एंट अमीबा द्वारा पेचिस होती है जिसको अमीबेसिस बोल देते हैं, उसको आप डिटेल में याद करके जाना। एंट अमीबा स्टुलिटिका द्वारा होती है, ठीक है ना। इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, स्वच्छता अपनाकर, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर, स्वच्छ जल पिएंगे, स्वच्छ भोजन खाएंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, मतलब इस तरीके से आप बता सकते हैं। कोडोन एवं एंटी कोडोन में अंतर क्या है, डिटेल में हम बता चुके हैं, ये जेनेटिक कोड से संबंधित है। और आप लोगों को बता दें ये वंशागति का आणविक आधार वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, इसको याद करके जाइएगा। एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इनके दोनों की फुल फॉर्म है। अगर आप लोग चाहते हैं फुल फॉर्म को याद करना तो मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल में कंप्लीट पूरी बायोलॉजी में जितने भी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है उसकी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पर भी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की फुल फॉर्म से संबंधित मिल जाएंगे। और मैं 100% आप लोगों से कह रहा हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित नहीं छूटेगा। अगला है कौन सी गैस बायोगैस का निर्माण करती है। तो आप लोगों को बता दें बायोगैस कोई एक गैस नहीं होती, 3 गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मीथेन मिलती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे कम, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो तीनों गैसों का मिश्रण है और मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया बायोगैस का निर्माण करता है। और मिथेनो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे दलदलीय भूमि में मिलते हैं या फिर गोबर जो होता है उसमें मिलते हैं, या गाय भैंस के आमाशय मिलते हैं, वहाँ पर ये देखने को जल्द मिल जाते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आप लोगों को क्या काम करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो यहाँ से हिंट लेनी है। मादा जनन तंत्र दे रखा है आपको, पुरुष जनन तंत्र, शुक्राणु, अंडाणु, ग्राफीन पुटिका, ठीक है। इनके डायग्राम की प्रैक्टिस और करके जानी है इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। अगला है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 3 नियमों में से कोई ना कोई एक नियम जरूर पूछा जाता है। या तो प्रभाविता का नियम आएगा 3 नंबर में, या स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, या पृथक्करण का नियम, ये आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद करके जाइएगा। अगला है इसमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। बहुत आसान है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो श्रृंखला होती है, आरएनए में राइबो श्रृंखला होती है। डीएनए केंद्रक में होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है। डीएनए जो होता है इसमें थायमिन नहीं होता, इसमें यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, आरएनए में थायमिन नहीं होता है। और आप बोल सकते हैं ये चारगाफ के नियम का पालन करता है, ये चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता, ये स्वयं दूरीकरण कर सकता है, यह स्वयं दूरीकरण नहीं कर सकता। ये अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जबकि हमारे पास आरएनए जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला है अनुवांशिक कोड क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को बस एक चीज का बेसिस का ध्यान देना है कि जेनेटिक कोड को 101% याद करके जाना है। उसकी खोज किसने की, जेनेटिक कोड कितने होते हैं, जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कूट सर्वव्यापी होते हैं, कूट त्रिक होता है, कूट अनतिव्यापी होता है, कूट कॉमा रहित होता है। इनकी जितनी भी विशेषताएं वो सभी विशेषताओं को याद करके जाना है। AUG जो होता है वो आलम्बन कोडोन होता है, UA मतलब कि समारंभ कोडोन, आरंभ कोडोन, ये सभी याद करके जाने हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला है 5वें का है अनुवांशिक पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। दूसरे चैप्टर में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। भ्रूण के विकास में निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अगला है हमारे पास इसमें दे रखा है, तो आपको दूरी निषेचन और बहुबुड़ता इनको डिटेल में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक है। तंबाकू का विभिन्न प्रकार के प्रयोग से शरीर के लिए घातक है, समझाइए। मतलब आपको बताना है, खुद के कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो वो किस तरीके से विभिन्न प्रकार की बीमारियों में से ग्रसित हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अगला है अंडाशय का अनुप्रस्थ काटकर एक नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर अंडाशय आया है, लेकिन आप अंडाशय की प्रैक्टिस ना करके जो मैंने बताए थे उनकी प्रैक्टिस कर लेना, वो ज़्यादा आ जाएंगे। लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी कीजिए। 6 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों को क्या काम करना है, जेनेटिक्स वाली वीडियो में जाना है। मैंने बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जेनेटिक्स की वीडियो बना रखी है, उसमें लास्ट में जो लॉन्ग आंसर दे रखे हैं, 2 लॉन्ग आंसर है। मानव में लिंग ग्रहण कैसे होता है, एक तो ये वाला, और अब लिंग संलग्न वंशागति वाला 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, याद करके जाना। जलोद्भिद पौधों के आकार की अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। काफी इंपोर्टेंट है, आपको क्या काम करना है, जलोद्भिद का अनुकूलन करना है और
मरुद्भिद करके आता है ना, नागफनी जो होते हैं, कैक्टस जो पौधे होते हैं जो मरुभूमि में मिलते, मतलब मरुभूमि में मिलते हैं, वहाँ की उनमें क्या विशेषता होती है उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है। अगला है एलर्जी। एलर्जी आप जानते होंगे, स्व प्रतिरक्षा रोग पर टिप्पणी कीजिए। तो एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा, इस पर भी आप डिटेल में याद करके आना। परजीविता पर टिप्पणी कीजिए। तो परजीविता क्या है, दो जीव होते हैं जिसमें एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, उसी को परजीविता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अमरवेल, अमरवेल किसी दूसरे पौधे पर डालते हैं तो अमरवेल को तो फायदा होता है, दूसरा पौधा जो सूख जाता है, ठीक है। या फिर पेट में कीड़े पड़ गए, जैसे टेप वर्म हो गया, एस्केरिस हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये भी कुछ हमारे पास होते हैं कि अगर ये कृमि हमारे शरीर में चले जाएंगे तो उन कृमि को फायदा होगा, हमको नुकसान होगा, ठीक है। अगला है 5 नंबर के हैं, आवर्तबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अच्छा पॉइंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप याद करके जाना। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड में आया, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। इनमें इतना मतलब कि दम है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी मतलब कि पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप याद करके जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला है संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण, रोकथाम की विधि बताइए। आप चेक करके देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन जो हैं जो उसमें दे रखे हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के प्री बोर्ड में तो आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये छपे हुए देखने को मिल जाते हैं। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको जीवों को कैसे संरक्षण करना है, कौन सी विधि अपनानी है, उनको डिटेल में आप लोगों को बताना है। इस तरीके से हमने क्या काम किया, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्री बोर्ड का अभी ये जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिटेल बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। जैसे मान लीजिए आप तो एक कॉलेज के हैं, आपको नहीं पता कि दूसरे कॉलेज में किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना। तो दूसरे कॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है, जिससे कि आपको भी आइडिया लग सके कि जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि वो आप लोगों से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। क्वेश्चंस देखो, फिर चेक करो कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना % आ रहा है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारी पढ़ाई हुई चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही है, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास आ गया है, ये भी हमारे पास प्री बोर्ड का एग्जाम है। यहाँ से भी कुछ आप लोगों को नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नई जानकारी मिलेगी और नए आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें पहला हमारा दे रखा है क्वेश्चंस, पहले का कहा है टीआरएनए का निर्माण होता है। तो टीआरएनए का निर्माण याद रखना केंद्रक के अंदर होता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए निर्माण करेगा। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव के जीनोटाइप संभव है 6। मानव का ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का और जीनोटाइप बनते हैं 6 प्रकार के, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? तो टी लिम्फोसाइट में टी जो होता है थाइमस होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका था, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है सर्वप्रथम किसने पेनिसिलिन की खोज की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से एक पेनिसिलिन बनाई थी, जिसको 4 लाख की गोली भी बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आप चलते हैं दूसरे खंड दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरे प्रश्न का पहला का है ICSI IUT का पूरा नाम बताइए, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तो आपका हो जाएगा ICSI का, और IUT का इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इस तरीके से आप बता सकते हो। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन जो बनते हैं वो अलैंगिक जन्म द्वारा बनी संतति जो होती है वो अपने माता पिता के समान होती है, उसी को हम क्लोन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलिसा और MTP का पूरा नाम बताइए। तो देखो, इससे पहले वाला जो वो सेट था उसमें भी मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आप लोगों के लिए फुल फॉर्म वाली वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आप लोगों को क्या काम करना है, एलिसा का फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है कि एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है। MTP को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम बोल देते हैं, ठीक है। अगला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? आपको बता दें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। ये डीएनए की कैंची होती है, डीएनए का चाकू होता है, ये डीएनए को काटने का काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो हमारे रोगों से लड़ने, हमारे शरीर के अंदर ऐसा तंत्र जो रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, रोगों से हमें बचाता है, उसी तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र बोल देते हैं। तीसरे का कहा है संक्रामक रोग क्या होता है? तो ऐसे सभी रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में पहुंच जाते हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, उन्हीं रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे सभी रोग जो वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से, कृमि से होते हैं, उन सभी रोगों को क्या बोला जाएगा? संक्रामक रोग, ठीक है ना। अब अगला बात करते हैं बायोपायरेसी किसे कहते हैं? तो मैं सब
देखो डिटेल में तो हमने नहीं जा सकते, आप लोगों को पता है 3 घंटे का होता है, अगर एक को सॉल्व करूंगा तो 3 घंटा मुझे लगेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को हिंट बताता चल रहा हूं। हिंट आप लोग समझना है और फिर दिमाग लगाना कि तुमसे क्वेश्चन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। बायोपायरेसी, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी राष्ट्र की संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं बिना उससे अनुमति लिए, बिना उसकी क्षतिपूर्ति भुगतान किए, तो उस कंडीशन को बायोपायरेसी कहा जाता है। अपरा क्या होता है? जो भ्रूण होता है गर्भाशय से जिस ऊतक से जुड़ा रहता है उसी को हम अपरा बोलते हैं। क्या काम है? इसी प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है, पोषण मिलता है, एंटीबॉडीज मिलती हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, इसी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला है नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, इनके प्रकार बताइए। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन्स, एक होता है पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स जो होते हैं इसमें एडेनिन और थायमिन इनको रखा नहीं एजी, तो एडेनिन और ग्वानिन को रखा जाता है, जबकि पिरिमिडिन्स होते हैं इसमें 3 रखे जाते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला है चौथे नंबर का है सह प्रभाविता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सह प्रभाविता क्या है? जब किसी लक्षण, देखो ऐसा समझो, लाल सह प्रभाविता, हाँ सह प्रभाविता, जैसे कोई ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, कोई ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है, इनकी जब शादी करा दी जाती है तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर दोनों जीन जो होते हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको हम परकनली शिशु बोलते हैं। परकनली शिशु के बारे में डिटेल में बता सकते हो। एक चित्र बनाना है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश का स्वच्छ नामांकित चित्र बना दीजिए। मनुष्य में होने वाले 3 यौन संचार रोगों पर टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे सभी रोग जो लैंगिक संबंध बनाने से फैलते हैं उनको यौन संचार रोग बोलते हैं। जैसे लैंगिक मत्स्य हो सकता है, एड्स हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात बतानी है। ठीक है, हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है हीमोफीलिया। तो आपको बता दें हीमोफीलिया वही है जिसमें किसी शरीर के किसी जगह पर अगर मान लो कट वगैरह लग जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो शरीर से खून अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। एक्स लिंग गुणसूत्र पर इसके जो जीन होते हैं वो मतलब उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। क्लोवर लीफ मॉडल RNA का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एक तो ये चित्र आप लोगों को बनाना है और DNA का चित्र जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और न्यूक्लियोसोम जो होता है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैविक खाद पर टिप्पणी कर दिए। जैविक खाद के बारे में बताना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है छठे का पहला, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसके महत्व को बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में मैं बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो को देखना, उसमें आपको डिटेल में सब चीज़ें बताई गई हैं। और इस वीडियो के माध्यम से, मात्र एक वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर आराम से मिल सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आपके आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या अंतर है? तो देखो टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, इसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस बोल देते हैं। वर्णांध स्त्री किसी स्वस्थ पुरुष से शादी करती है तो उसके संतानों में वर्णांध की वंशागति का वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्णांधता का हो, चाहे वो हीमोफीलिया का हो, आप जेनेटिक्स वाली वीडियो देखो, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी। वहाँ पर डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया गया है, समझाया गया है, तो उनको आप जल्द देखिएगा। ठीक है। अगला है टाइफाइड रोग के वाहक का नाम, लक्षण का नाम, उपचार का नाम बताइए। तो टाइफाइड का रोग का वाहक होता है साल्मोनेला टाइफी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में बहुत बार पूछा भी गया है। आपको क्या लगता है? आपको ये लग रहा होगा कि मतलब कि ऐसे हवाई में बता रहा हूँ, चेक करके देख लेना। टाइफाइड को चेक करके देख लेना, बोर्ड एग्जाम में कितनी बार नहीं पूछा गया। ठीक है। लक्षण में बताने हैं आप लोगों को, उपचार बताने हैं। इससे एक क्वेश्चन और पूछा था कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो याद रखना विडाल टेस्ट कराते हैं। जीन चिकित्सा क्या है? मानव इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? आपको क्या काम करना है? जीन चिकित्सा को बायोटेक्नोलॉजी में मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिटेल में पढ़ के जाना। मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशागति के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित आप लोगों को बताना है, इंपोर्टेंट है, इसे भी आप करके जाइएगा। DNA के पक्ष में ग्रिफिथ के प्रयोगों को उदाहरण सहित बताइए। मतलब चूहे पर जो प्रयोग किया गया था वही वाला है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो जीवाणु का इस्तेमाल किया गया था। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान से आप करके जाइएगा।
मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम और उपचार बताइए। तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। लक्षण आपको बताना है, सिनकोना की छाल से क्यूनिन दवा बनाई जाती है, उसको डिटेल बता देना। जनन नियंत्रण के लिए कौन कौन सी स्थायी विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में कराई जाती है और वासेक्टोमी जो पुरुषों में कराई जाती है, नसबंदी जो होती है वही इसमें डिटेल में बताई जाती हैं। आपको बता दें, अभी मैं इनको दिखा रहा हूँ और इसका मैं प्रूफ भी आप लोगों को साथ के साथ दिखाता चलूँगा कि ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अंतर इतना रहेगा कि इसके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज वो बदल देंगे। यहां पर जो लैंग्वेज दे रखी है, यहां की लैंग्वेज थोड़ी इजी है। जब बोर्ड एग्जाम में पहुंचोगे तो क्वेश्चंस यही होंगे, लेकिन पूछने का जो तरीका है, भाषा जो होगी वो थोड़ी सी बदल जाएगी। आइए चलते हैं तीसरे पर आ गए हम। तो तीसरे में हमने देखा पहले मतलब कि पहला है ऑब्जेक्टिव, परिभ्रूण पोष का अवशेष होता है। तो ये अवशेष होता है बीजांडकाय का, ध्यान रखना। अगला है वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई जो होती है वो जीन होता है, ये भी आप ध्यान रखना। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। तो चिकनगुनिया का रोग का संचरण होता है एडिस मच्छर के कारण। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। तो जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, काटने का करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। अगला है परागण को परिभाषित कीजिए। सिर्फ परागण बताना है, बताओ कैसे बताना है। पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। बस हो गया काम। ठीक है। आगे पात्र निषेचन क्या है, आईवीएफ क्या है। जब किसी अंडाणु और शुक्राणु को प्रणाली के अंदर निषेचन कराते हैं तो वही तो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ब्लीडर रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो खून जो होता है वो रुकता नहीं है, लगातार बहता रहता है। ठीक है। एक्स लिंग संलग्न के कारण ये बीमारी हो जाती है। निकोटीन क्या है, तम्बाकू। निकोटीन एल्कलॉइड है, किस पौधे में मिलता है, टोबैको वाले में मिलता है, तम्बाकू के पौधे की पत्तियों में मिलता है ना। अगला है कौन सी गैस बायोगैस का निर्माण करती है। अरे ये तो हम बता चुके हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें रिपीट भी हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो खुद रिपीट हो रहे हैं, इसमें बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होते हैं भाई। बायोगैस में कौन सी होती है, मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। प्राग्नली शिशु पर टिप्पणी कीजिए। टेस्ट ट्यूब में भी आईवीएफ वाला है, डिटेल में बता देना है। सरोगेट मदर पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कि ये समझ लीजिए अंडाणु और शुक्राणु किसी और का, और निषेचन प्रणाली में कराने बाद गर्भाशय में किसी और के डाल देते हैं, उसे सरोगेट मदर बोलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता में कार्ल कोरेंस ने इस पर स्टडी की थी, गुलाबांश पर स्टडी की थी। लाल फूल का संकरण सफेद पुष्प के साथ कराते थे तो हमें गुलाबी पुष्प मिलते थे। ठीक है ना। और आपको बता दें, जब इसके F2PD देखते थे तो F2PD में पहला लाल पुष्प, 2 गुलाबी और 1 सफेद होता था, और इन दोनों F2PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2 बनाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिकोडोन तथा कोडोन किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जेनेटिक कोड में देख सकते हैं। एल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एल्कोहल पीता है उसके बारे में बताना है। दोहरा निषेचन आवर्तबीजी पौधों में होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। भारत में परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 है हम लोगों में। मानव में गुणसूत्रों का वर्णन कीजिए। तो आपको जेनेटिक्स वाली वीडियो में जाना है, लास्ट में लॉन्ग आंसर दे रखे हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। स्वाइन फ्लू के कारक H1N1 करके होता है। रोग के लक्षण क्या होते हैं, वही होते हैं जो कोल्ड वाले जो लक्षण है वही है। बचाव जैसे कोरोना में जो बचाव आता है ना, वही बचाव लिख देना। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, बस वही है, ऐसे सभी रोग जो बच्चों में जन्म से आते हैं उन्हीं को हम अनुवांशिक रोग बोल देते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ठीक है। वर्णांधता किसे कहते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे वर्णांधता कहा जाता है। एक्स लिंग संलग्न लक्षण होता है ये, और आप लोगों को बता दें काफ़ी बेकार रोग है, रोग तो सभी बेकारी होते हैं भाई। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, तो आप लोगों को बता दें आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भागीदारी निभाता है। डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृति पर टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंटी प्रतिजैविक क्या है, तो आपको बता दें एंटीबायोटिक के ऊपर डिटेल में आप लोगों से पूछा जाता है, तो डिटेल में आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, बस भाषा बदल जाएगी, पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस यही आएंगे, देख लेना। और इसका प्रूफ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी लास्ट तक वीडियो में बने रहना, अभी आपको छोड़कर नहीं आना है। अगला है मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है। अगला है डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन कैसे किया जाता है, समझाइए।
इसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं, विद्युत कण संचलन तकनीक। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। डीएनए खंडों को अलग करते हैं। बायोपायरेसी पर टिप्पणी कीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। सहभोज्यता को परिभाषित कीजिए, इसका उदाहरण बताइए। तो सहभोज्यता में आप लोगों को शायद पता होगा, दो प्रजाति जिसमें एक प्रजाति को तो फायदा होता है, दूसरी प्रजाति को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसको सहभोज्यता कहा जाता है। जैसे आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा पर बैठता है, लेकिन आम के पेड़ को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन आर्किड के पौधे को इसमें फायदा होता है। तो ये जो संबंध होता है ये सहभोज्यता का संबंध होता है। 5 नंबर के हैं। आवर्तबीजी पौधे में निषेचन क्रिया का सचित वर्णन, इंपोर्टेंट है। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए, जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूं, बहुत इंपोर्टेंट है। डीएनए क्या है, डीएनए अणु की कुंडली की संरचना का वर्णन कीजिए, काफी इंपोर्टेंट है, याद करके जाना, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड में आ गया तो बोर्ड में नहीं आएंगे। ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये आप लोगों की गलतफहमी मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षात्मक तंत्र का वर्णन कीजिए। ये रोग वाई चैप्टर मिल जाएगा, नोट्स है, नोट्स में से करो, मॉडल है, मॉडल में से करो। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। सूक्ष्म जीव का दही बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे, डोसा इडली बनाने में करते हैं। बेकरी उद्योग में यीस्ट का करते हैं। स्विस पनीर बनाने में प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेलाई का करते हैं। आगे बढ़ेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से हमने एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई थी। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो जो थक्के होते हैं ना, मतलब थक्के नहीं, जो दाग वगैरह होते हैं शर्ट से वो तेल के, उसे हटाने में करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेस एक एंजाइम होता है, वो रुधिर के थक्के को गलाने काम करता है। मोनास्कस परपीरियस सूक्ष्म जीव होता है जो काम करता है स्टेटिन को बनाने में। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है जो साइक्लोस्पोरिन ए को बनाने में काम करता है। मिथेनोजन होता है जो बायोगैस को बनाने में काम करता है। एनाबीना, नो स्टॉक, राइजोबियम जीवाणु, ये सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में काम करते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सूक्ष्मजीवी तो हैं और इनसे हमको फायदे तो होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए, मतलब सिर्फ आपको कंपटीशन बताना। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, तीसरा भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास चौथा आ गया। देखो इस वीडियो को बनाते समय देखो हमको भी क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, और आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि क्या है, मतलब अपनी वीडियो दिखवाने के लिए आपसे बोलते हैं। देखो हमको इतनी मेहनत लगती है, इतना हम आप लोगों के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करने में भी आप लोगों को शर्म आती है, शेयर तक नहीं करते हो आप लोग। पैसा नहीं जा रहा आप लोगों का इस चीज़ में, आपको वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वैल्यू का, उस समय का, इसी चीज़ को अगर हम क्लास में बता रहे होते ना तो आप लोग उसी की फीस दे रहे होते, लेकिन आप लोगों को हम यहाँ पर हम फ्री में दे रहे हैं तो उसकी तुम्हें वैल्यू नहीं पता चलती। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो कमेंट करने में आपका क्या जा रहा है, पैसा तो जा नहीं रहा, शेयर करने में आपका पैसा जाता नहीं है, लाइक करने में जाता नहीं है, तो आपको जा क्या रहा है, कुछ जा नहीं रहा, फिर आप ऐसा नहीं करते। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि दूसरा व्यक्ति इतनी मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए खड़ा रहता है और आप लोग जो होते हैं उसको इग्नोर मार देते हैं। गलत है ये। जो आपके साथ खड़ा हुआ है आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो आपको सपोर्ट के लिए, जो आपको सपोर्ट करा उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम इतनी वैल्यूएबल चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ी सी तो आंखों में आप लोगों की शर्म आनी चाहिए ना। आगे क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, ध्यान रखना। पौधे मृदा से जल को अवशोषित करते हैं, तो ध्यान रखना केशिका जल को अवशोषित करते हैं। पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है, तो ये है नर युग्मक। नर युग्मक हो, मादा युग्मक हो, भ्रूण कोश हो, प्रतिमुख कोशिका हो या फिर सहायक कोशिका हो, ये सभी जो हैं ये सब अगुणित होते हैं। परागकण हो, अंड हो, ये सब अगुणित कोशिका होते हैं। भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, ये ध्यान रखना। पौधे में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, कायिक कोशिका है ना, ये सब जो होती हैं ये सब द्विगुणित होती हैं। भ्रूण जो होता है ये भी द्विगुणित होता है ना। जायगोट ये भी द्विगुणित होता है। अगला है, किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है, तो यीस्ट होता है, और यीस्ट को ही सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी बोलते हैं। बीओडी से क्या वो समझते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जो जल की शुद्धता का मापन करता है। आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। हॉटस्पॉट क्या है, आपने अगर जीव और समष्टि वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी डिटेल में, उससे इस चैप्टर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब मिल जाएंगे आपको।
मनुष्य में अतिसार रोग किससे उत्पन्न होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट रोग का है। सक्रिय, निष्क्रिय और उसके साथ साथ जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको याद करके जाना, ठीक है। डीएनए अणुओं की संरचना में चेरगाफ नियम की महत्ता क्या है, इंपोर्टेंट है। पेय पदार्थ डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, यीस्ट जो है वो मदद करता है। रेड डाटा बॉक्स से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण अधिक उपयोगी है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। प्रतिजैविक पर टिप्पणी करो, एंटीबायोटिक है, बता देना है आप लोग। अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता में अंतर, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अनिश्चयक फलन, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो अनिश्चयक फलन कहा जाता है। इसमें केला और अंगूर बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। मानव के शुक्राणु का चित्र काफ़ी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ में आप लोग और क्या चित्र बना सकते हैं, भ्रूण कोश का चित्र बना सकते हैं, बीजांड का चित्र बना सकते हैं, बायोगैस का चित्र बना सकते हैं। उसके साथ और कौन सा बना लोगे आप, प्रतिरक्षी, इसका चित्र बना सकते हैं। PBR 322 इसका चित्र बना सकते हैं। प्लाज्मोडियम का चित्र बना सकते हैं। ये चित्र और ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं। डीएनए द्विगुणन क्या है, इस प्रक्रिया में डीएनए अर्धसंरक्षित क्यों कहलाता है, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। बायोस्फीयर क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। अपराग को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। सहलग्नता विनिमय इंपोर्टेंट है। बीटी फसल मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीटी फसल आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो में मिल जाएगी। परजीविता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। मानव में लिंग निर्धारण बहुत इंपोर्टेंट है, याद करके जाना, पेपर में छपा हुआ मिलेगा 5 नंबर में। परागण और निषेचन में अंतर काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला है जैव विविधता से आप क्या समझ सकते हैं, इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है, स्वस्थानी संरक्षण, बहिस्थानी संरक्षण, वो सब डिटेल में बता चुका हूं मैं। डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करो, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। युग्मक जनन क्या है, मानव चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ भी नहीं काम करना, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस है किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और या आने की संभावना है। आप लोगों को बता दें, जब तक आपको प्रूफ ना दिखाओ तब तक आप विश्वास करेंगे भी नहीं। आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है अच्छे तरीके से तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें याद आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।